हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है गाजा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। कंपनी का आईपीओ 19 से 21 अगस्त के बीच में खुलेगा। 160 का इन्होंने प्राइस सेट किया है और लगभग 2300 करोड़ रुपीस की वैल्यू लगाई है। अब यहाँ पर जो पूरे पैसे उठा रही है लगभग 550 करोड़ रुपीस उठा रहे हैं, जिसमें से 450 कंपनी के पास में जा रहे हैं और 100 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स एंड इनिशियल शेयर होल्डर्स जो है वो बेच रहे हैं। कंपनी के जो प्रमोटर्स उनके पास में 54% मालिकाना हक आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाला है और पब्लिक के पास में आफ्टर द आईपीओ 45% चला जाएगा। आईपीओ से पहले ऑलरेडी 30% पब्लिक के पास में ही है कंपनी का जो मालिकाना हक है। इस कंपनी को समझने के लिए हमें बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट होता क्या है, ऑल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट होता क्या है। तो सेबी ने यहाँ पे इंडिया के अंदर में 3 कैटेगरीज होती हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की। कैटेगरी 1, 2 एंड 3 सिंपल नाम है। कैटेगरी 1 के अंदर में जब कोई छोटी कंपनी होती है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो काफी लोग मिलकर आपस में फंड बनाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड होता है वैसे ही वो कैटेगरी 1 होती है जो छोटी कंपनियों में, एसएमई कंपनियों के अंदर में, जो सीड फंडिंग के अंदर में, वेंचर कैपिटलिस्ट जिनको हम बोलते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। फिर कैटेगरी 2 आती है जो ये छोटी मोटी जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, जिनको फंड ऑफ फंड्स होते हैं, वो करते हैं इन्वेस्ट। प्राइवेट इक्विटी वाले कैटेगरी 2 में आते हैं। डेट फंड वाले, क्रेडिट लाइन वाले फंड वाले, ये जो है कैटेगरी 2 के अंदर में आते हैं। और फिर कैटेगरी 3 के अंदर में हेज फंड वाले आते हैं, या फिर जो प्राइवेट इक्विटी जो पब्लिक शेयर होल्डिंग के अंदर में, मतलब कंपनी से डायरेक्ट शेयर्स खरीदने वाली जो कंपनियां होती हैं, फंड्स होते हैं, वो कैटेगरी 3 में आते हैं। और जो हेज फंड वाले जो कि ये जो ट्रेड्स करते हैं एफएनओ के अंदर में, जो एक फंड्स जो ट्रेड करते हैं, वो कैटेगरी 3 में आते हैं। अब ये किस तरीके से पैसे कमाते हैं, तो ये जो किसी भी कैटेगरी के अंदर में जब एआईएफ जो है सेटअप हो रहा होता है तो वहां पे स्पॉन्सर होता है जो कि मेनली उस जो फंड को सबसे पहले पैसा डालता है उसमें, और अल्टीमेटली वो मेन कमाई वाला आदमी होता है, उसका फंड से कमाएगा। वही सेम ये कंपनी काम करती है एज ए स्पॉन्सर। अब ये किस तरीके से कमाती है, ये कोई भी फंड जब लॉन्च कर रही होती है तो उसमें एज ए स्पॉन्सर का रोल प्ले करती है साथ में। तो उसको क्या फायदा है, तो वो एज पर जो इंडिया के अगर रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो लगभग 2.5% का ईयरली जो है कंपनी एज ए फीस, जो फंड का साइज है उसके अकॉर्डिंग फीस ले सकती है। साथ में ही अगर फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो ऊपर से एक्स्ट्रा फीस भी ले सकती है और वो फंड मैनेजर को भी एक्स्ट्रा फीस मिलती है। बट जो 2.5% है वो डायरेक्टली इसके पास में जाती है, फिर उससे फंड मैनेजर्स वगैरह सबका खर्चा निकलता है। दूसरा, ये इनको भी एक ऑब्लिगेशन है सेबी की तरफ से कि जो एआईएफ वाली जो कंपनियां होती हैं जो स्पॉन्सर का रोल प्ले करती हैं उनको, और फंड मैनेजर्स को भी, दोनों मिक्स में है वो अलग बात है, बट जो स्पॉन्सर होता है मेनली उसको लगभग 5 से 10% का जितना फंड साइज है एआईएफ के अंदर में उतना उसको खुद को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। बट वहां पे इनकी एक लिमिट है कि ये 5 करोड़ तक करना ही पड़ता है। अगर फंड का साइज बहुत बड़ा हो गया है तो वो 5% जरूरी नहीं है, वो कंटिन्यूसली नीचे भी आता चला जाता है। बट अल्टीमेटली जो अपर लिमिट है वो 5 करोड़ या 10 करोड़ है, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं बट उतना तो करना ही पड़ेगा। तो इनकी कमाई ये इस तरीके से बताइए, जो इन्होंने जो पैसा डालते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर में, जैसे यहाँ पर इनका रिप्रेजेंटिंग 6.41 ऑफ द टोटल साइज ऑफ द गाजास कैपिटल फंड्स, ये वही फंड है जो इनको डालना पड़ता है कोई भी एआईएफ चालू करते हैं तो लगभग 274 करोड़ रुपीज इन्होंने डाल रखे हैं यहाँ पे। अब ये बोल रहे हैं कि ये इंडिया के लोग और इंडिया के बाहर के जो लोग हैं इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे फंड लेके और फिर इन्वेस्ट करते हैं, और कौन कौन सी चीजों के अंदर में, तो ये बहुत सारी एसेट क्लास और बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। एजुकेशन, एनर्जी, इन्वायरमेंट, फाइनेंस सर्विसेज, कंज्यूमर, डिजिटल, मतलब जहां अच्छा मौका दिखे वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आप फंड एआईएफ आपको समझ में आ गया मोटे तौर पे कि कहीं पे भी अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, जो एआईएफ वाले होते हैं तो वो उसको मतलब कैप्चर करने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि किसी भी मतलब आम आदमी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। कम से कम जो लिमिट है वो 1 करोड़ रुपया, उससे ज्यादा आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं पर पर्सन, और लगभग अराउंड 20 लोग होने चाहिए होते हैं एक फंड के अंदर में एटलीस्ट। तो इस तरीके से एक फंड तैयार होता है और फिर कमिटमेंट लिया जाता है कि कौन कितना इन्वेस्ट करेगा, और फिर जो पैसा है उसको इन्वेस्ट किया जाता है जहां पे भी अपॉर्चुनिटी होती है। अब ये जो पैसा होता है यूजुअली लॉक इन होता है इसमें, और नॉर्मली ऑन एन एवरेज 3 साल से ज्यादा का। और फिर भी वो एक टाइम पीरियड होता है कि हाँ ये तब तक के लिए इन्वेस्टेड रहेगा हमारा पैसा, और उसके बाद में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा
निकाल सकते हैं या फिर जो फंड है उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है या फिर नए इन्वेस्टर्स को मौका दिया जाए। वट एवर द फंड मैनेजर और जो सेटअप होता है, किस पर्पज से सेटअप किया गया होता है वो फंड, उसके हिसाब से चलता है। तो यू गोट द बेसिक आइडिया व्हाट दिस अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड टाइप का ही है, बट अगेन इट्स जस्ट लाइक ए फॉर दी जो एचएनआई लोग होते हैं उनके लिए होता है। और अर्ली मतलब हम लोग स्टॉक मार्केट में जब कंपनी पहुंचते हैं तब इन्वेस्ट करते हैं। ये जब कंपनी शुरू हो रही होती है या शुरुआत करवाई जाती है किसी भी सेक्टर के अंदर में, देखा जाता है कि अपॉर्चुनिटी दिख रही है कहीं पे भी, तो पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्ट कर दो और फिर उसको आगे बढ़ाते रहो। ये इनका तरीका है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स का। तो आपको अब ये कंपनी किस तरीके से आज के दिन कमाई कर रही है उसको समझने के लिए चलते हैं सीधे आरएचपी के अंदर में। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आज के दिन जो कंपनी की बैलेंस शीट की साइज है लगभग 706 करोड़ की है और इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 613 करोड़ रुपीस लगा हुआ है। ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स का पैसा ही लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की जो रेवेन्यू है वो लगभग 95 करोड़, फिर 121 करोड़ एंड 135 करोड़ रुपए। जैसे मैंने बताया कंपनी किस तरीके से कमाई करती है, एक तो फीस के अंदर में, एक जो इन्वेस्टमेंट पैसा लगा रखा है उसके हिसाब से, और जो फंड एक्स्ट्रा परफॉर्म करता है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चार्ज किया जाता है, जिसके दो नाम होते हैं, एक हर्डल रेट, एक होती है परफॉर्मेंस फीस। ये ऐसे वर्ड्स मतलब इस सेक्टर में यूज होते हैं। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज ये कंप्लीटली पूरा एक अलग टॉपिक है, राइट। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखने को यहाँ पर चलते हैं तो कंपनी खर्चा वर्चा निकालने के बाद में इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर में लगभग 99 सीआर इन्होंने प्रॉफिट निकाला है और ऑपरेशन से 81 सीआर इन्होंने प्रॉफिट निकाला है। अब 99 सीआर मतलब 100 करोड़ से 100 करोड़ के हिसाब से कंपनी ने जो अपनी वैल्यू लगाई है दैट इज अराउंड 22 100 करोड़, तो लगभग 22 का पी रेशियो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसके कंपटीशन में कौन है? ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड है। तो इन्होंने जो अपनी आरएचपी है यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड वालों को ही इंक्लूड किया है। अब इन्होंने म्यूचुअल फंड वालों को इंक्लूड क्योंकि बिकॉज ये जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं इनके खुद के ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स भी साइड में चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, अब इनके जो जिनको इन्होंने कंपैरिजन के लिए लिया है, इनका मोस्टली पैसा जो है एक्चुअल म्यूचुअल फंड के वहां से आता है और एआईएफ्स वगैरह से बहुत कम पार्ट आता है। बट गाजा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो पैसा है वो सारा ही ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड से आता है। तो कंपैरिजन जो है यहाँ पर एक एप्पल टू एप्पल या फेयर नहीं रहने वाला है। तो अगर हम लोग स्टिल ट्राई करते हैं यहाँ पर तो लगभग 22 का पी रेशियो यहाँ पर देखने को मिलता है इस कंपनी का गाजा का। इनका हमें नॉर्मली ऑन एन एवरेज जो है लगभग 40 का पी रेशियो देखने को मिलता है। तो कंपेरेटिवली हाफ पे अवेलेबल है, दैट मीन्स यहाँ पर लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। और हवा किस तरीके से बन रही है आज के दिन? तो हवा आज के दिन कुछ भी नहीं बन रही है। अब यहाँ पे हवा क्यों नहीं बन रही है उसके पीछे जो मुझे लॉजिक समझ में आता है वो ये है कि जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां होती हैं वहां पे पब्लिक इन्वेस्ट करती है और वहां पे रेगुलेशंस मतलब जो इन्वेस्टर है मतलब 100 रुपए भी आदमी इन्वेस्ट कर सकता है, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर में अच्छा खासा पैसा वहां पे जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता रहता है। और गवर्नमेंट भी इस चीज को एडवर्टाइजमेंट से प्रमोशन वगैरह बहुत ज्यादा है म्यूचुअल फंड का देखने को मिलता है। तो वहां पे जो सेक्टर है पूरा का पूरा सपोर्ट के लिए लगा रहता है। बट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एक प्राइवेट है पूरा का और एचएनआई लोगों के लिए, तो वहां पे क्या होता है कि पैसा कमा पाना, निकाल पाना और उसको जो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है वो थोड़ा सा नजर नहीं आती है। तो वहां पे थोड़ा रिस्क है क्योंकि वहां पे एडवर्टाइजमेंट इतना नहीं है और सस्ता नहीं है, बड़े लोग चाहिए और वो एग्जिट ले लेंगे, एक बड़ा आदमी एग्जिट ले ले एक बार में, तो फिर तो बाकी जो फंड होता है उसके ऊपर काफी ज्यादा असर देखने को मिल जाता है, तो उनके रेवेन्यूज पे असर देखने को मिल जाता है। और एक बार जब किसी पर्टिकुलर जो फंड जो इन्वेस्ट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड वाले हैं उस कंपनी की मार्केट में साख खराब हो जाती है कि यार ये अच्छा रिटर्न नहीं कमा के दे रही है या फिर इनके जो फंड्स हैं वो डूब रहे हैं उनका अंदर में पैसा, तो फिर बहुत अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल जाता है। जबकि ये वाला जो सेम केस है ये म्यूचुअल फंड के साथ में नहीं है। उनको क्या करना पड़ता है, उनको सिर्फ इंडेक्स फंड है जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है या फिर दूसरे जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उनके आसपास में रिटर्न निकालना है। और उनके आसपास में रिटर्न निकालने का सिंपल तरीका है कि जो इंडेक्स फंड्स में जो स्टॉक्स हैं उन्हीं को अपने पोर्टफोलियो में रख लो, तो उसके आसपास में रिटर्न निकल आता है। और बाकी पूरी मशीनरी तो लगी हुई है म्यूचुअल फंड को प्रमोट करने में, तो वो उनके पास में प्रॉफिट बेनिफिट है, इनके ऊपर में ये रिस्क है। अब इस सेक्टर से रिलेटेड ये अभी जो है आई थिंक ये पहली कंपनी आ रही है इस टाइप की, तो मार्केट इसको किस तरीके से वैल्यू देगा तो वो अभी देखने वाली बात होगी। एंड आज के दिन जो वैल्यू इन्होंने लगाई है 22 का पी रेशियो और कंपेरेटिवली म्यूचुअल फंड के हिसाब से तो अच्छी सस्ती है, बट रिस्क बहुत ज्यादा है।
बट यहाँ पर जो रेवेन्यूज के अंदर में ग्रोथ देखने को मिल रही है वो लगभग काफी अच्छी है, लगभग 100 करोड़ से 150 160 करोड़, लगभग 60% का इंक्रीज है 2 साल के अंदर में ही। तो 25-30% के CAGR ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, दैट्स ग्रेट। एंड नेट प्रॉफिट्स लगभग डबल हो गए हैं, दैट इज अगेन ग्रेट। सो फाइनली व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस कंपनी पर्सनली, तो लिस्टिंग गेन का तो मुझे लग रहा है कि आफ्टर दी आईपीओ इस कंपनी को अभी डिस्कवरी करनी पड़ेगी कि इसको क्या मार्केट वैल्यू देगा, वो डिस्कवरी होगी अभी, राइट, क्योंकि नई कंपनी है इस सेक्टर की। तो जो आईपीओ स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करके चला जा सकता है, बाकी काफी मतलब हवा बनने पे डिपेंड करेगा, लिस्टिंग गेन कंप्लीटली हवा बनने पे डिपेंड करेगा, उसके बाद में लिस्टिंग जो आईपीओ स्ट्रेटेजी उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ठीक लग रही है, बिकॉज ये जो सेक्टर है जो पर्टिकुलरली इसको अभी बहुत ही अंडर वैल्यूड है, इसके अंदर में बहुत नए इन्वेस्टमेंट से इस टाइप की कंपनियां बहुत अभी मार्केट में आएंगी बहुत ज्यादा। तो जब इस सेक्टर से रिलेटेड जब कंपनियां मार्केट में आएंगी तो उनको अच्छी वैल्यू चाहिए होगी, तो उनको अच्छी वैल्यू किस बेसिस पे मिलेगी, जब इस कंपनी को वो अच्छी वैल्यू दिलवाएंगे, दैट मीन्स इस स्टॉक को वो भगाएंगे। अब जैसे मान के चलो कि एनएससी का आईपीओ आने वाला तो बीएससी का स्टॉक पहले ही भागना चालू कर देता है, क्यों, बिकॉज एनएससी वालों को अपना आईपीओ अच्छे से लिस्ट करवाना अच्छी प्राइस के ऊपर में, तो क्या तरीका है, जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटर जो लिस्टेड है उसको भगाओ, उसको भगाओगे तो उसके कंपैरिजन के ऊपर में आसपास में उसके प्राइस ला करके उससे सस्ता दिखा करके अच्छी वैल्यू पे लिस्टिंग करवा देते हैं। ये बहुत पुरानी टेक्निक है और ये बहुत सारे जो लीड मैनेजर्स हैं वो फॉलो करते हैं। अब वो किस तरीके से भगवाते हैं वो ऑपरेटर्स मार्केट में प्ले करते हैं। तो इसी तरीके से इस कंपनी से रिलेटेड अगर आईपीओ आते हैं और कंपनियों के, तो उनको इसको भगाना पड़ेगा, भगाएंगे तो इसके कंपैरिजन में फिर दिखाएंगे कि हाँ देखो मार्केट ने इसको इतनी वैल्यू देखी तो हमको इतने तो देगा ही, तो उस तरीके से ये भाग सकती है, तो दो चांस है। बाकी इसके अलावा डिस्कवरी अभी होनी बाकी है इसकी, सो लिस्टिंग गेन मोस्टली हवा पे, अगेन मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ बार बार। एंड सो दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी फाइनली, सी यू टुमारो।